हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था पुष्पी पादपों का शरीर, और पिछली क्लास के अंदर हम जटिल स्थायी उत्तक के बारे में सरल स्थायी उत्तक के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा को विस्तार से पढ़ लिया था, और फिर तीसरा हमने स्टार्ट किया था स्क्लेरेनकाइमा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पूरा स्क्लेरेनकाइमा। मैंने आपको कोशिका का डायग्राम बना के दिखाया था, देखिए हमने कोशिका का डायग्राम बनाया था कि इसकी कोशिका भित्ति होती है स्क्लेरेनकाइमा की, वो क्या होती है, मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। लिग्निन का जमाव युक्त मोटी कोशिका, कोशिका भित्ति। जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है वो सबसे कड़ी होती है। क्यों होती है कड़ी? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है, और उसमें लिग्निन का जमा होता है। आपको पता हो तो लिग्निन एक कठोर पदार्थ होता है, और लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति है वो कड़ी हो जाती है। इनका अंतराकोशिकीय स्थान बहुत कम है। देखिए आंतरिक जो गुहा है वो बहुत ज्यादा संकरी होती है, क्योंकि पूरा जो एरिया है उसमें अगर कोशिका भित्ति पतली होगी तो आंतरिक गुहा ज्यादा होगी, लेकिन यदि कोशिका भित्ति मोटी होगी तो आंतरिक गुहा है वो संकरी हो जाती है। और इसमें किसका जमाव पाया जाता है? लिग्निन का। अब ये कोशिकाएं इतनी कठोर होती है तो ये कहां पर उपस्थित रहती है? मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पिछली क्लास में कि ये गिरीदार फलों की फल में पाया जाता है। गिरीदार फल मतलब जो कड़े होते हैं, जैसे नाशपाती है, कच्चा चीकू है, अमरूद है। उनके अंदर जो आप जब चबाते हो तो आपको दांतों में भी दर्द होता है, तकलीफ होती है खाने में, तो वो किसके कारण होती है? स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के कारण पाई जाती है। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। और आपको पता है जिन कोशिकाओं में जो कोशिकाएं मृत होती है उनमें कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता, क्योंकि वो मृत हो जाएगी तो कोशिका द्रव्य क्या करता है? सूख जाता है। तो इनमें कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है, ये मृत होती है। ठीक है, अब देखिए इसके पॉइंट्स लिखते हैं। ये कोशिकाएं मृत होती है, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिस पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जिस पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है कि लिग्निन किन की कोशिका भित्ति में पाया जाता है? तो लिग्निन पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका में। आपको पूछा जाए सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कोलेनकाइमा में। और सिर्फ सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? पेरेनकाइमा में। तो इनकी कोशिकाएं मृत होती है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जिस पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। इनकी आंतरिक गुहा संकरी होती है। देखिए आंतरिक गुहा कम है क्योंकि कोशिका भित्ति है वो मोटी हो गई है। इनकी आंतरिक गुहा संकरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये कोशिकाएं गिरीदार फलों में, गिरीदार फलों जैसे नाशपाती, अमरूद आदि में पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्लेरन काइमा के कुछ पॉइंट थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है कि इनका कार्य क्या होता है, तो ये इतने कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, तो ये पूरे पौधे को क्या करता है, यांत्रिक सहायता देते हैं। अगर आपको सेसव तने और पत्ती के व्रंत के सहारे के बारे में पूछे तो अपना आंसर आएगा कोलेन काइमा। और अगर पूरे पौधे को यांत्रिक सहारे के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, स्क्लेरन काइमा। तो इनका कार्य है पौधों को यांत्रिक सहारा देना। मजबूत होते हैं, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि उसमें लिग्निन का जमा होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, गिरीदार फलों की फल भित्ति में, नाशपाती, अमरूद में। उसके अलावा ये लेग्यूम पादपों के अंदर जो बीज वाले दाल वाले पौधे होते हैं, और उसके अलावा ये चाय की पत्तियों में भी पाए जाते हैं, चाय की पत्ती में उपस्थित। चाय की पत्ती में, लेग्यूम पादपों में। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सरल स्थायी ऊतक हुए। अब हम पढ़ते हैं जटिल स्थायी ऊतक। और जटिल स्थायी ऊतक में हमने दो पढ़े थे, जाइलम तथा फ्लोएम। देखिए ये कैसे ऊतक होते हैं, आपने देखा होगा कि ये जैसे कोई पौधा होता है और ये पौधे की क्या होती है, जड़ें। अब हमें पता है कि जो जल और खनिज लवण रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, जड़ों में रहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में होता है। तो भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्ती में। अब क्या जल और खनिज लवणों को, खनिज लवणों की आवश्यकता सिर्फ जड़ों को ही है, बाकी पौधे को नहीं है। बाकी पौधे को, पूरे पौधे को चाहिए, जल भी चाहिए और खनिज लवण भी चाहिए, और पूरे पौधे को भोजन भी चाहिए। तो ऐसी कुछ नलिकाएं होती है पौधों के अंदर जो इन जल और खनिज लवणों को भी पूरे पौधे के भागों तक पहुंचाती है, और इस भोजन को भी पौधे के सब भागों तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार की जो ये नलिकाएं होती है वही होती है क्या, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तो क्या करता है, जल और खनिज लवणों को पौधे के सब भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम है वो भोजन को पौधे के सब भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो यही सारी संरचनाएं दोनों क्या कहलाती है, जटिल स्थायी ऊतक। तो हम जाइलम की परिभाषा क्या लिखेंगे, वे नलिकाएं जो, या वे ऊतक जो पौधों में या पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करते हैं, क्या कहलाते हैं, जाइलम कहलाते हैं।
और फिर हम देखेंगे फ्लोएम, वे ऊतक जो पादपों में भोजन का परिवहन करते हैं, फ्लोएम कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम, ये तो मैंने बेसिक इनका बताया है, फिर हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में विस्तार से। देखिए, जो जाइलम होते हैं वो पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करते हैं, यानी ये जल और खनिज लवणों का परिवहन तो करते ही हैं, ये जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करने के साथ ही पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। यानी इनका मुख्य काम क्या होता है? जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। उसके अलावा ये क्या करते हैं? पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। जो जाइलम होते हैं वो 4 भागों से मिलकर बने होते हैं, या 4 प्रकार होते हैं इनके। तो कौन कौन से होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, 4 भागों से, तत्वों से। जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से, 4 तत्व कौन कौन से होते हैं जिनसे मिलकर जाइलम बने होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। एक होता है वाहिनी का, जो पतली लंबी नलिका जैसी संरचना होती है, पाइप के जैसी। एक होती है वाहिका, जो मोटी पाइप के जैसी संरचना होती है। एक होता है जाइलम तंतु, बिल्कुल नुकीले कांटे के समान। और एक होता है जाइलम पेरेनकाइमा। ठीक है, तो 4 तत्व कौन कौन से हैं? वाहिनी का,
वाहिका, जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेनकाइमा। नोट कर लीजिए चारों तत्वों को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जाइलम जो चार तत्व है वो किस किस प्रकार के होते हैं, देखिए चारों को आगे डिस्कस करते हैं। वाहिनी का, वाई का, वाहिनी का, वाही का, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। देखिए ये जो दोनों संरचना है वो मुख्यतः नली की तरह, पाइप की तरह होती है। जैसे हमें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो हम क्या करते हैं, पाइपों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये दोनों एक प्रकार के पाइप ही है। ये पाइप होते हैं वो पतले संकरे होते हैं, जबकि ये पाइप क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो पौधों के अंदर जल का परिवहन मुख्यतः इन दोनों भागों के कारण ही होता है, वाहिनिका और वाहिका के कारण। देखिए ये संरचना इस प्रकार की होती है। जबकि ये इस प्रकार की होती है। देखिए ये पतला पाइप है और ये मोटा पाइप है। इस प्रकार के पाइप जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, जल का परिवहन होगा। इसमें भी पाइप जुड़ जाएंगे तो जल का परिवहन होगा। तो इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इन दोनों की कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और उनमें लिग्निन का जमा होता है और इनका कोशिका द्रव्य है वो नष्ट हो जाता है, यानी ये मृत होती है। क्योंकि अगर बीच में कोशिका द्रव्य रहता तो पानी का परिवहन ही नहीं हो पाता। तो कोशिका द्रव्य विलुप्त हो गया तो इनका बीच में पाइप का स्पेस है वो खाली हो गया और खाली होने से पानी इनमें आगे प्रवाहित हो जाता है, यानी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव। कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव। कोशिका द्रव्य या उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव्य विलुप्त, आंतरिक गुहा संकरी। इनमें क्या पॉइंट होगा, इनकी भी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होता है। कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव। इनमें भी कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाएगा। आंतरिक गुहा चौड़ी होगी। और इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पुष्पीय पादपों में जल का परिवहन वाहिनिका तथा
वाहिका द्वारा होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं जाइलम तंतु। देखिए जो जाइलम तंतु होते हैं ना, वो इस प्रकार के होते हैं, इनमें लगभग जो आंतरिक गुहा है वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इनमें हमें क्या पॉइंट लिखना है, कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव आंतरिक गुहा विलुप्त। देखिए बीच में कोई गुहा उपस्थिति नहीं है, तो आंतरिक गुहा विलुप्त। और इनका काम क्या है, पौधों को यांत्रिक सहारा देना, पौधों को यांत्रिक सहारा देना। हमने देखा था ना कि जाइलम मुख्यतः जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, किसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, लेकिन कुछ मात्रा में वो यांत्रिक सहारा भी देता है, तो किसके द्वारा देता है, जाइलम तंतुओं के द्वारा। अब देखिए जो जाइलम पेरेनकाइमा है वो बिल्कुल नाम पेरेनकाइमा है, तो ये लगभग पेरेनकाइमा के जैसा ही है, इनसे बिल्कुल विपरीत है इनकी संरचना। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है जबकि इनकी मोटी होती है। इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन नहीं पाया जाता है जबकि इनमें लिग्निन होता है। इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन की जगह सेल्यूलोज पाया जाता है। और इनमें भोजन का संग्रह होता है। भोजन इनमें किस किस रूप में संग्रहित रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनमें भोजन का संग्रह होता है वसा के रूप में, टेनिन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, तो जाइलम पेरेनकाइमा का कार्य क्या है, बिल्कुल इनसे क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है जिस पर सेल्यूलोज का जमाव होता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनमें भोजन का संग्रह, इनमें भोजन स्टार्च, वसा तथा टेनिन के रूप में संचय होता है। स्टार्च, वसा और टेनिन। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल बनाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो जाइलम पेरेनकाइमा है इसका एक पॉइंट और है कि अगर जैसे पानी का संवहन सीधे सीधे करना है, जैसे जड़ों से ऊपर की तरफ करना है, तो किसके द्वारा होता है, वाहिनिका और वाहिका के द्वारा। लेकिन यदि पानी का संवहन साइड में करना है, अरीय संवहन करना है, जिसे अरीय बोलते हैं, जैसे देखिए ये पाइप है, अगर आपको सीधा ऊपर पहुंचाना है तो ये वाहिनिका और वाहिका इस प्रकार जुड़ी हुई रहेगी। लेकिन यदि आपको पानी ऐसे जा रहा है, अगर आपको इधर भेजना है, तो यहाँ पर साइड में जो पाइप लगाए जाते हैं जॉइंट्स के रूप में, वो उसका काम कौन करेगा, जाइलम पेरेनकाइमा। आपको आपके बुक में लाइन लिखी हुई है
कि जाइलम पेरेनकाइमा के द्वारा जल का अरीय संवहन होता है, अरीय या त्रिज्यीय संवहन होता है। इसका मतलब क्या है कि पानी को अगर साइड में भेजना है तो किसका उपयोग किया जाता है, जाइलम पेरेनकाइमा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि पौधों के अंदर जल का अरीय या त्रिज्यीय संवहन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको आंसर क्या करना है, जाइलम पेरेनकाइमा। तो इसके साथ ही पॉइंट नोट कर लीजिए, जल का अरीय या त्रिज्यीय संवहन करने में प्रयुक्त होती है कौन, जाइलम पेरेनकाइमा। बाकी तो जल को परिवहन करने का काम वाहिनिका और वाहिका का होता है, लेकिन यदि जल का अरीय या त्रिज्यीय संवहन करना है, साइड में करना है, तो ये काम कौन करेगा, जाइलम पेरेनकाइमा। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आज टेबल देखी, सभी भागों को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट और देखते हैं कि जो जाइलम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और बाद में बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। तो नेक्स्ट देखिए, जाइलम दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम किसको बोलेंगे, सबसे पहले बनने वाला जाइलम। और मेटाजाइलम किसे बोलेंगे, प्रोटोजाइलम के बाद बनने वाला जाइलम। ठीक है, तो इस प्रकार जाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो सबसे पहले बनेगा उसको बोला जाएगा प्रोटोजाइलम, और जो प्रोटोजाइलम के बाद बनेगा उसको बोला जाएगा मेटाजाइलम। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जाइलम की उपस्थिति के आधार पर इनको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तने के अंदर अलग प्रकार का जाइलम होता है और मूल के अंदर अलग प्रकार का जाइलम होता है। तो देखिए किस प्रकार, यदि प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो, ये प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम परिधि की ओर हो,
ये है प्रोटोजाइलम, और ये है मेटाजाइलम। तो इस प्रकार के जाइलम को क्या बोला जाता है? बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक का मतलब है कि यदि प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की तरफ हो, जबकि मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ हो, तो इस प्रकार के जाइलम को बोला जाता है बाह्य आदि दारुक। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जाइलम का आगे मूल में अलग होता है, तने में अलग होता है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।